वजाहत की चर्चा हो रही थी और पिछले 5 से 7 दिनों तक जो नेपाल में हंगामा मचा था वो आखिरकार थम गया है। अब ये जो थमा है इसके पीछे 5 शर्तें हैं जो मान ली गई है। जेन जेड के तरफ से जो 5 शर्तें दी गई थी वो सुशीला कार्की जो नेपाल की अब पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है उन्होंने मान ली है। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि ये 5 शर्तें कौन सी है। उसके बाद आपको बताएंगे एक एक कर कि ये सुशीला कार्की हैं कौन, भारत से इनका क्या कनेक्शन है, और दूसरी बात कि नेपाल के कितने नेता हैं जो भारत में जैसे बीएचयू है, जेएनयू है जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हैं। तो इसे भी समझेंगे। सबसे पहले जो 5 शर्तें मानी गई हैं सुशीला कार्की की तरफ से उसे समझते हैं। 5 शर्तों में सबसे पहला है जो जेन जेड प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनकी पहला मांग ये थे कि 6 से 12 महीने के भीतर यहाँ नेपाल में आम चुनाव कराए जाएं ताकि लोकतंत्र स्थापित हो सके, जनता अपनी इच्छा से वोट कर सके, सरकार को चुन सके। सुशीला कार्की ने आंदोलनकारियों की ये पहली शर्त मान ली। दूसरी शर्त है नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए और सुशीला कार्की के हाथों में कमान सौंप दी जाए, जो कि नेपाल के संसद को भंग कर दिया गया। तीसरी शर्त थी कि आंदोलनकारियों की जो प्रमुख मांगों में से कि नागरिक सैन्य सरकार का गठन करना, और इस प्रस्ताव के तहत आंदोलनकारी ये चाहते हैं कि नेपाल में ऐसा शासन बने जो नागरिक और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेशन वाला हो। चौथी शर्त है कि आंदोलनकारी कह रहे हैं कि बस सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता सड़क पर नहीं उतरी है। जनता की सड़क पर उतरने की जो प्रमुख वजह है वह है भ्रष्टाचार। आंदोलनकारियों की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है कि पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच हो, शक्तिशाली पावरफुल न्यायिक संगठन आयोग बनाए जाए। और जो 5वें शर्त है वो है आंदोलनकारियों की जो बड़ी मांग है कि आंदोलन के दौरान जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा हुई थी उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, इससे प्रभावित लोगों को न्याय मिलेगा कि आखिर ये हिंसा क्यों हुई। सुशीला कार्की की जो शपथ है वो राष्ट्रपति रामचंद्र पेडोल ने दिलाया और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि देश बचाइए और सफल रहिए। इसके जवाब में सुशीला कार्की ने धन्यवाद कहकर जवाब दिया और सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण समारोह में संसद के दोनों सदनों के प्रमुख ने इसका बहिष्कार भी किया। जो सुशीला कार्की का शपथ ग्रहण था उसका जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने स्पीकर देवराज घिमिरे के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए और अब ओली के पार्टी से वो आते हैं। जो स्पीकर हैं देवराज घिमिरे वो केपी शर्मा ओली की पार्टी से। तो राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहाल के अनुपस्थिति रहे। यहाँ नारायण प्रचंड की पार्टी से ये जुड़े रहे। अब पहले 8 सितंबर को क्या हुआ था इसे समझिए, उसके बाद सुशीला कार्की के बारे में आपको बताएंगे। 8 सितंबर को जो आंदोलन शुरू हुई थी इसमें हिंसक रूप ले लिया था इसे और जेन जेड ने प्रदर्शन किया था। पहले ये बात हुई थी कि सोशल मीडिया पर खूब बैन करने की वजह से ये आंदोलन शुरू हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पता चला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है, बेरोजगारी के खिलाफ भी ये आंदोलन है। हालांकि इसमें देखें तो 51 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और इसमें बताया जाता है कि उससे ज़्यादा आंकड़े भी हो सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि 9 सितंबर को यहाँ पर जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, वो देश छोड़कर चले गए। जेन जेड के जो आंदोलनकारी के प्रमुख नेता हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काफ़ी बैठकों के बाद उनको की घोषणा हुई कि सुशीला कार्की अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। इस बीच में अब जानना जरूरी ये हो जाता है कि आखिर सुशीला कार्की हैं कौन। तो इनके थोड़े से सफ़र भी हम आपको बताते हैं। सुशीला कार्की के नाम ऐसे में रहा है कि जब ये न्यायाधीश थी तो इन पर महाभियोग इम्पीचमेंट की भी बात हुई थी, इम्पीचमेंट भी लाया गया था। बावजूद इसके तब ये बनी रही अपने पद पर और साफ सुथरी छवि इनकी मानी जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये भी अपने मुखर होकर आगे बढ़ी हैं और जो इनका कार्यकाल था कार्की का वो 1 साल का रहा होगा, लेकिन इस दौरान ही उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। जो चीफ जस्टिस नेपाल की
अब नेपाल के जस्टिस होने के बाद भी इन्होंने निडर होकर न्यायाधीश के रूप में फैसला भी दिया। लेकिन बात यह भी है कि कार्की के साथ सीधे तौर से जो ये जुड़ जाती हैं वो हैं कि उनके पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी, और नेपाल के सबसे चर्चित मामले में उनकी संलिप्तता, जो उनके पति के साथ जो कारण जुड़ता है वो दुर्गा प्रसाद सुवेदी के नेपाल के पहले विमान अपहरण में शामिल थे। और ये विमान हाईजैक कांड था वो भारत के लिए भी चर्चा और परेशानी का विषय बन गया था, क्योंकि तब उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा उस हेलीकॉप्टर में सवार थीं। ये घटना है 1973 की। तब उस दौरान राजा महेंद्र का शासन था और नेपाल का पहला विमान अपहरण हुआ था। ये बात है 10 जून 1973 को। रॉयल नेपाल एयरलाइंस का ये एक विमान था जिसने विराटनगर से काठमांडू जा रहा था ये विमान, और इनके अपहरण कर लिया गया था इस विमान को और हाईजैक हुआ था। इस विमान में 19 यात्री शामिल थे, मतलब सवार थे, और बॉलीवुड की जो अभिनेत्री थी माला सिन्हा भी इसी में सवार थी। अपहरण का जो मुख्य उद्देश्य था विमान में कि मौजूद यात्रियों से अधिक विटानगर के बैंकों से लाए गए 30 लाख रुपए की नकदी थी। 30 लाख की वजह से इस विमान को हाईजैक किया गया था। इस अपहरण की योजना जो थी नेपाली कांग्रेस के नेता और बाद में पीएम बने गिरिजा प्रसाद कोइराला ने ही बनाई थी। अब इसका मकसद था कि राजशाही के खिलाफ षड्यंत्र और संघर्ष के लिए धन जुटाना, राजशाही को खत्म करना, लोकतंत्र को लाना, जिसमें दुर्गा प्रसाद सुवेदी भी थे और उन्हें जो उस समय साल में जेल से रिहा भी हुए थे, और वो कोइराला के करीबी सहयोगी थे। हाईजैक किए गए जो प्लेन थे वो भारत में बिहार के फोर्ट्सगंज में उतारा गया और लूटी गई राशि है बाद में उसे दार्जिलिंग ले जाया गया, और सुवेदी और अपहरणकर्ता जो थे बाद में मुंबई में गिरफ्तार हो गए। 2 साल तक जेल में रखा गया। 1975 में भारत में जब आपातकाल लागू हुआ तो उन्हें रिहा कर दिया गया। सुशीला करके अपने पति के विवादास्पद अतीत की वजह से भी एक स्वतंत्र अपनी पहचान बना सकी। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी और इसे कमजोर भी नहीं होने दिया। तो ये एक था जो उनके पति इसको लेकर जो उन पर एक चर्चा होती रहती है। सुशीला कार्की का जो जीवन सफर है वो विराटनगर से ही शुरू हुआ था। सुशीला कार्की के इनके संस्थापक में परिवार में नेपाल कांग्रेस के संस्थापक बीपी कोइराला के निकट संबंध माने जाते हैं इनके। अब जो बात यह है कि ये बीएचयू से पढ़ी भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं, बाद में लॉ की नेपाल से जाकर, और फिर ये जज बन गए। अब बात आती है कि नेपाल में कितने जो नेता रहे हैं जो भारत से पढ़ाई किए हैं, तो उसमें सुशीला कार्की का तो नाम है ही, जो पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं नेपाल की, और वो अंतरिम प्रधानमंत्री भी बन चुकी हैं। 1975 में बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई किया था और मास्टर किया था, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया। बाद में बीएचयू की यादों को याद करती हैं वो, लेकिन 1969 में उन्होंने वकालत भी शुरू किया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई, नेपाल सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद जो दूसरे नेता आते हैं वो हैं बाबूराम भट्टराई। बाबूराम भट्टराई की अगर बात करें तो ये कहानी है 2011 से 2013 तक नेपाल के 36वें प्रधानमंत्री के तौर पर ये बने और इन्होंने काम किया। 1954 में बाबूराम के स्कूलिंग जो नेपाल से हुई थी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वो भारत आए। 1977 में चंडीगढ़ से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई किए। दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से एमटेक किया उन्होंने। 1986 में जीएनयू से उन्होंने पीएचडी पूरा किया। लिबरल और इंटेलेक्चुअल माहौल में उनके सियासी सोच को भी निखारा और नेपाल में माओवादी आंदोलन के बड़े नेता भी वो बन गए। इसके बाद नाम आता है गिरिजा प्रसाद कोइराला का। नेपाल में प्यार से गिरजा बाबू इन्हें कहा जाता है। गिरिजा प्रसाद कोइराला को वो नेपाल के सुपरहिट पीएम रहे। 1924 में जन्मे कोइराला ने 1951 से लेकर 1994, 91 से 94, 98 से 99, 1998 से 99, 2000 से 2001, 2006 से 2008 तक 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला। उनकी पढ़ाई डीयू के किरोड़ीमल कॉलेज से हुई थी। डीयू के इस ग्रेजुएट ने
नेपाल के सियासत में लोकतंत्र को मजबूती से रोल निभाया और टीयू के लीडर भी ये रह चुके हैं। इसके बाद आता है तुलसी गिरी की। तुलसी गिरी भी बंगाल से पढ़ाई कर चुके हैं। कई सारे ऐसे नाम हैं जिसमें बीपी है, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, ये भी भारत से पढ़े हैं। इसके अलावा मनमोहन है, लेफ्ट के नेता मनमोहन अधिकारी, उनकी भी पढ़ाई वाराणसी से हुई है, तो भारत से ही उन्होंने भी पढ़ाई किया। इसके अलावा है कृष्ण प्रसाद भट्टराई, ये बीएचयू से ये भी पढ़ाई कर रखे हैं। इसके अलावा भारत में जो देखें तो नेपाल के स्टूडेंट का भारत से आकर पढ़ना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और यही जो पूरी जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।